डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपके वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसको लेके आ गया हूँ आपके लिए और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और फिर पूरे वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने कल ही बताया था कि जो पेयजल आपूर्ति एवं अवजल निपटान इंजीनियरिंग होती है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसी को हम लोग शार्ट भाषा में WWWE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग WWWE भी बोलते हैं। आपको देखने को मिलेगा WWWE इसको बोला जाता है शार्ट फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो मैं इसके बारे में कल सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया था पूरा, और उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, जिसको मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही आराम से, बहुत ही बिना किसी फोर्स के, बिना किसी प्रेशर के आपको समझ में आएगी ये पूरी वीडियो, और पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एकदम हंसते खेलते आप पूरा क्लियर कर जाएंगे इस चैप्टर को। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और उसके बाद यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसमें जो टॉपिक्स है मैंने इसको लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें एक जो टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, उसमें पहला टॉपिक है आपका वाटर, जल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। उसके बाद वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्लो डायग्राम होता है, किसी भी चीज़ का अगर फ्लो डायग्राम बना दिया जाए तो उस चीज़ को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक फ्लो डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, और उससे हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि कैसे जल आपूर्ति प्रणाली पूरी कार्य करती है। और उसके बाद एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती है, जल चक्र, जिसमें जल किस तरीके से सर्कुलेशन जल का होता है मैं उसको बताऊंगा। और लास्ट में आपके लिए बच जाएगा जल स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। इसको जल के स्रोत भी बोलते हैं। जल कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ जरूर, पसंद आए वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास तक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर, जल के बारे में सभी लोग परिचित हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों के लिए क्या है? जल से सभी लोग क्या हैं? परिचित हैं। जल, वाटर सभी लोग जानते हैं। इसके बगैर जीना असंभव है, जल के बिना जीना असंभव है। तो ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, या महत्वपूर्ण अंगों में एक होता है। कौन सा चीज? वाटर, जल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, और इसके पूरी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जल की बात करें तो जो पूरा आपका जल होता है ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हम लोगों को पता है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जो जल होता है। किन अवस्थाओं में? अवस्था की बात कर लें, अवस्था तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है। आप लोग अच्छे से इसको जानते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में हमें ये क्या होता है? प्राप्त होता है, जो हमारा जल होता है। उसके बाद जो कुल पानी होता है, हम लोग जानते हैं जो पूरा पानी है हमारे पृथ्वी पर, पृथ्वी की बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, तो उस पर जो पूरा पानी है उसका 97%, उसका कितना? 97% जो जल है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्रों में। कहाँ पे पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है ये। उसके बाद जो 2% जल होता है, कितना? 2% जो जल होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर, जो हमारे ध्रुव होते हैं, पोल्स, ध्रुवों पर। कहाँ? ध्रुवों पर, जो पोल्स होते हैं, पोल्स जानते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव,
दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल, इन पे पाए जाते हैं। और इसी 2% में कुछ जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें भी जो पानी पाया जाता है उसको भी इसी 2% में हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद जो 0.62 इसको हम कह सकते हैं 0.62% होता है जल, ये हमारा ग्राउंड वाटर होता है। इसको हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं, इसको हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं। ये इंग्लिश में ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ये भूमिगत जल कितना परसेंट, टोटल पानी का 0.62%, 0.62% जल भूमिगत यानी कि जमीन से नीचे पाया जाता है। और बाकी का जो शेष बचा होता है 0.38%, ये हमारा होता है सरफेस वाटर, सतही जल। सतही जल क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। सतही जल जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं, सरफेस वाटर। ये सरफेस वाटर क्या होता है, जो भी हम लोगों को ऊपर जल दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, जैसे नदियों में पाया जाने वाला जल। हालांकि सरफेस वाटर में नाले में जो पाया जाने वाला जल होता है या हमारे ऐसे ही ज़मीन पे, भूमि पे कहीं गड्ढा होता है और चीज़ें होती है, उस पर जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं। सिंपली हम लोग कह लें तो नदियों में पाया जाने वाला जो जल होता है वो भी क्या होता है, सरफेस वाटर में आता है। तो इस प्रकार से टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा जो होता है वो 100% निकल के जल चला आता है। 100% का 97%, 97% समुद्रों में, 2% ध्रुवों पर, पोल्स पर, और ग्लेशियर्स जो होते हैं, हिम नदियां, उनमें पाया जाता है। 0.62% भूमिगत जल होता है, 0.38% सतही जल होता है। ये हमारा पूरा जल होता है जो पाया जाता है पृथ्वी पर, और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है जो 100% हो जाता है। उसके बाद जो मनुष्य होता है, जो हम लोग होते हैं, वो अपना पूरा जो आवश्यकता होता है पानी का, जो मनुष्य के लिए, एक मनुष्य के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मनुष्य के लिए जो पूरा पानी होती है, पूरा जल होता है, उसकी आवश्यकता का 70%, जो 70% होता है ना, कितना, 70%, वो हम लोग किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, वो पानी। 70% जो पानी होता है वो सतही पानी होता है, वो सतही पानी, यानी कि सतह के ऊपर, भूमि के ऊपर जो पानी दिखाई देता है, उससे हम लोग अपनी 70% आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किससे, ये जो 38% है, मात्र ये जो 0.38% है, इसी से हम लोग अपनी 70% आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जो इसमें प्लस 30% हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ये इससे प्राप्त होती है। ये जो 30% होती है, ये हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, ये जो हम लोगों का भूमिगत जल होता है, इससे प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आया होगा, जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं वो किससे, मात्र इसी 0.38% यानी कि सतही जल से प्राप्त होती है, 70%। और जो 30% हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो किस चीज़ से प्राप्त होती है, वो भूमिगत जल से, जो हमारे पूरे पृथ्वी पे कितना पाया जाता है, मात्र 0.62% पाया जाता है। ये हो गई हम लोगों की आवश्यकता। अब उसके बाद जो पूरा जल होता है उसका खास तौर पे भारत में बात कर ली जाए, अपने देश में, अपने देश की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने देश में यानी कि भारत में, किसमें, भारत में जो ग्राउंड वाटर होता है हम लोगों का, कौन सा, जो ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, कौन सा, भूमिगत जल, जो भी मैंने ऊपर आपके लिए लिखा है, भूमिगत जल, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका 89%, कितना, 89% हम लोग कृषि में खर्च कर देते हैं। किस चीज़ में खर्च कर देते हैं, कृषि में, एग्रीकल्चर में हम लोग 89% खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो 9% होता है, जो 9% होता है, वो घरेलू कार्यों में हम लोग खर्च करते हैं। किस चीज़ में, घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्य का मतलब डोमेस्टिक वर्क। घरेलू कार्यों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक वर्क, जैसे नहाना, धोना, खाना बनाना,
बाकी की ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं वो किस में 9% में। जो ग्राउंड वाटर होता है, जो पूरा हम लोगों का ये ग्राउंड वाटर कितना है, मात्र 0.62% है। मात्र कितना है, 0.62% है। इसी 0.62% का हम लोग 89% कृषि में खर्च कर देते हैं, 9% घरेलू कार्यों में खर्च कर देते हैं, और जो 2% होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी का जो 2% होता है, जो 2% जल होता है, इसको उद्योग धंधों में, जो हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें मात्र कितना 2%, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2% किसमें, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा जो जल है इसका मैंने आपको बता दिया पूरा विवरण कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो आपका जल हो गया, हम लोगों का क्या खत्म हो गया, जल जो है खत्म हो गया, यानी कि वाटर। अब दूसरी चीज आती है वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम ये क्या होता है, चूंकि हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो पहला आपका चैप्टर है उसमें, तो इसमें हम लोग को जानना होगा कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका हालांकि नोट्स भी आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट इसका भी कर सकते हैं, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के तौर पे ही, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे, जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम लोगों का क्या है, तो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। क्या है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानना है। जल आपूर्ति प्रणाली, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल आपूर्ति प्रणाली। मैंने लिखा भी है दूसरा वाला, ये कौन सा है, दूसरा वाला है, जल आपूर्ति प्रणाली। हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हैं जल आपूर्ति प्रणाली। तो ये क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि जो जल हमें प्राप्त होता है, अगर शहर के जो लोग रहने वाले होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि शहरी क्षेत्र में जो जल होता है वो कैसे प्राप्त होता है, हमारे यहाँ तक जो सप्लाई वाटर होता है वो कैसे हमारे यहाँ तक पहुँचता है। तो उसके लिए किसी सोर्स से, किसी स्रोत से क्या किया जाता है, किसी स्रोत से जल को प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले किसी स्रोत से, किसी सोर्स से जल को प्राप्त किया जाता है। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, जो भी हमारे अगल बगल, शहर के अगल बगल उपस्थित होता है, वहाँ से पहले जल को प्राप्त किया जाता है, या फिर ग्राउंड से, जमीन के अंदर से। ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में जमीन के अंदर से ही जल को प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी सोर्स से जल को निकालते हैं। उसके बाद उसमें जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं उसको डिटेल में आगे बताऊँगा, अगले चैप्टर्स में मिलेगा हम लोगों को, तो डिटेल में उसको बताऊँगा। ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद घरेलू कार्यों के लिए, किसके लिए, घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, उद्योग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनके यहाँ तक पानी को पहुँचाते हैं। क्या करते हैं, पानी को पहुँचाते हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले नदी या नाले से जल को प्राप्त करते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद उनको लोगों तक घरेलू कार्य, व्यवसाय या उद्योगों के लिए पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम आपको समझ में आया। एक इंजीनियरिंग की ये भी एक क्या होती है, शाखा होती है। ये भी क्या होती है, इंजीनियरिंग की एक शाखा होती है। तो इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप लिख भी सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको, कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी स्रोत से, किसी सोर्स से जल को प्राप्त करना, कस्टमर तक, उपभोक्ताओं तक उनके घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए उसको उनके यहाँ तक पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। उसी को हम लोग जल आपूर्ति प्रणाली, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है, कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि जल आपूर्ति प्रणाली क्या होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्लो डायग्राम, तीसरी जो चीज़ है उसको समझेंगे, जो हम लोगों का फ्लो डायग्राम है उसको। तो ये आपको तीसरा दिखाई दे रहा है, ये आपका तीसरा क्या है, फ्लो डायग्राम, प्रवाह चित्र। किस चीज़ का, वाटर सप्लाई सिस्टम का फ्लो डायग्राम। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या होता है।
तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह चित्र। क्या बोलेंगे हिंदी में? जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह चित्र। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसको हिंदी में बोलेंगे जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह चित्र। प्रवाह चित्र, ये हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए इससे होता क्या है, इससे हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं कि इनमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें किया क्या जाता है। इसमें सबसे पहले जो स्रोत होता है वहाँ से जल को प्राप्त किया जाता है, स्रोत से। तो स्रोत की बात करेंगे, जल स्रोत, जल स्रोत, जल स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर। ये जो जल स्रोत होते हैं यहां से जल को प्राप्त किया जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ये कौन कौन से होते हैं। तो जो आपका पहला होता है ये होता है ग्राउंड सोर्सेज। कौन सा? ग्राउंड सोर्सेज। ग्राउंड सोर्सेज इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिगत स्रोत। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमिगत स्रोत, भूमिगत स्रोत। ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत। जैसे झरना हो गया, कुआं होगा, इसमें क्या आ जाएंगे? झरने, झरना आप देखे होंगे, कुएं, जो कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं, कुएं, रीसन गैलरी, रीसन गैलरी, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है आपका सरफेस वाटर सोर्सेज। दूसरा क्या होता है? सरफेस वाटर सोर्सेज। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं सतही जल स्रोत। क्या बोलते हैं? सतही जल स्रोत। ये होते हैं आपके सतही जल स्रोत। कौन कौन से होते हैं? जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, झील हो गई, जैसे नदी, नाला, झील, नहर, ये सब क्या हैं? सतही जल के स्रोत हैं। यानी कि इनमें ऊपर हमें जल दिखाई देता है। भाई नदी में भी ऊपर की तरफ जल होता है, जो झील होती है उसमें भी ऊपर जल होता है, तालाबों में भी होता है, नहरों में भी ऊपर ही बहता है, तो इसलिए जमीन के ऊपर बहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सतही जल स्रोत बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जल स्रोत दो प्रकार के मैंने बता दिया, और इनसे क्या करते हैं? इनसे हम लोग क्या करते हैं? जल को ग्रहण करते हैं, या सॉरी जल को प्राप्त करते हैं, सॉरी ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रहण करने का मतलब कुछ और हो जाता है, खाना हो जाता है ना। हम लोग प्राप्त करते हैं, कह सकते हैं आम भाषा में। इससे हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और उसके बाद उसका हम लोग क्या करते हैं? तो उसका शोधन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इनसे प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जल का शोधन करते हैं, जल का शोधन यानी कि ट्रीटमेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट हमने किया पहले स्रोत से प्राप्त करके जल को। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है वाटर ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आपकी होती है एयरेशन। क्या बोलते हैं? एयरेशन। इसको वातन बोलते हैं, हिंदी में वातन बोलते हैं एयरेशन को। एयरेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वातन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज होती है अवसादन। अवसादन
मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, मोटा मोटा बताऊंगा, उसके बाद जब डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। ये होता है आपका सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन अवसादन। उसके बाद तीसरा होता है फिल्ट्रेशन, इसको हिंदी में हम लोग फिल्टरन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? फिल्टरन बोलते हैं, इंग्लिश में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोलते हैं सॉरी। और लास्ट होता है हमारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन, रोगाणुनाशन। जो लास्ट होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? रोगाणुनाशन। इसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन। ये प्रक्रियाएं होती हैं जल के शोधन की। जल के शोधन की ये प्रक्रियाएं होती है, सबसे पहले होती है एरेशन, वातन। इसमें किया क्या जाता है? इसमें जो जल होता है ना, इसको उछाला जाता है ऊपर। आपने फव्वारा देखा होगा, सभी लोगों ने फव्वारा देखा होगा। फव्वारे में जल ऊपर की तरफ उछलता है, वैसे ही वातन में जो एरेशन होता है इसमें क्या कर देते हैं? वायु में उछाल देते हैं। ये वायु में हवा जल को प्रवेश करा देते हैं। उसमें होता क्या है? जो जल में कुछ गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वायु में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया करके और बाहर निकल जाती हैं, और कुछ शोधन हो जाता है, यानी कि कुछ ट्रीटमेंट जल का हो जाता है। पूरा तो नहीं होता है लेकिन कुछ हो जाता है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो दूसरा होता है अवसादन। आप लोगों ने बाल्टी में पानी को देखा होगा, सभी लोगों ने किसी बाल्टी में पानी को देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, है ना? किसी बाल्टी में पानी को देखा होगा। ये गंदा पानी जब किसी बाल्टी में हम लोग क्या कर देते हैं? भर देते हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं इस प्रकार से, और जो हमारा पानी होता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध, साफ हो जाता है। इसी क्रिया को आमतौर पे हम लोग अवसादन बोलते हैं। अवसादन क्या होता है? जिसमें किसी जल को स्थिर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी समझने के लिए अवसादन को जानना है कि अवसादन होता क्या है। इसमें क्या जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तली में, बॉटम में बैठ जाती हैं, और पानी शुद्ध हो जाता है कुछ हद तक। उसके बाद जो अशुद्धियाँ इसमें बची होती हैं उनको फिल्टर के माध्यम से फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टरन किया जाता है। फिल्टर के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे आरओ हो गया आपका, वो एक क्या है? फिल्टर है ना? दो तरीके के होते हैं, एक रैपिड हार्डनिंग फिल्टर होता है, और एक ये आपके स्लो सैंड फिल्टर होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर। दो तरीके के फिल्टर होते हैं। मैं उनको डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर में जब आएंगे तो ये दो तरीके के फिल्टर होते हैं जिससे फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद भी आपने एक चीज़ सुना होगा, क्लोरीन मिला दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि क्लोरीन क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। जो हमारा जल होता है उसमें लास्ट में क्लोरीन मिला के आता है। हम लोग जब पानी पीते हैं तो कहते हैं बहुत तीख, बहुत कड़वा लग रहा है। क्यों लगता है? ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की मात्रा को मिला दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि उसमें जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। उसी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? उसमें क्लोरीन मिला देते हैं। हालांकि उस विधि को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं। जब डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं तो उस विधि को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरीनीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो उसके बारे में मैं डिटेल में चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये हम लोगों का वाटर ट्रीटमेंट हो गया। सबसे पहली चीज क्या हुई? प्रवाह चित्र में स्रोत से जल को प्राप्त किया, जो दोनों स्रोत होते हैं, और उसके बाद जल का शोधन किया। जल के शोधन के पश्चात हम लोग क्या करते हैं? तो जल के शोधन के पश्चात ये जब जल का शोधन हो जाता है तो इसके बाद इसको, इस पानी को स्टोर कर देते हैं, जल का भंडारण करते हैं। क्या कर देते हैं? जल का भंडारण कर देते हैं। भंडारण यानी कि स्टोर करते हैं। जल को क्या कर देते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोर करने के पश्चात पहली प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, पहली प्रक्रिया होती है जल का स्रोत से प्राप्त करना। दूसरी प्रक्रिया होती है जल का शोधन करना, यानी कि ट्रीटमेंट करना। तीसरी प्रक्रिया होती है आपकी जल का भंडारण करना। पहले इसको स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से निकला और भेज दिए लोगों के यहाँ तक, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसी गलती नहीं होती है। उसके बाद हम लोग चौथी जो प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद जो चौथी प्रक्रिया करते हैं ये होती है हमारी चौथी, ये
जो आपकी चौथी होती है, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि जल वितरित कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको, जल का वितरण, इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बोलते हैं। जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। और इसके पश्चात चौथी प्रक्रिया के पश्चात हम लोग पांचवा जो करते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ पांचवा। इसके पश्चात जो पांचवा हम लोग नहीं दिख रहा होगा आपको, इसके पश्चात मैं इधर लिख देता हूँ, जो पांचवा करते हैं हम लोग, वो प्रोसेस क्या होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हमने क्या किया, चौथा जल का वितरण। वितरण के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, वितरण के पश्चात ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पांचवा आपका प्रोसेस होता है उसको, जो पांचवा आपका प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर निकलता है। क्या होता है? वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल। अब ये क्या होता है? अपशिष्ट जल, ये क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। वेस्ट वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। इधर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वेस्ट वाटर बोलते हैं। ये क्या होता है, जब हमको जल वितरित किया जाएगा तो जल के वितरण के पश्चात हम लोग उसका यूज़ करेंगे, नहाएंगे, धुलेंगे, खाना बनाएंगे, बर्तन धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे। तो इसके धुलने के बाद, इतना काम करने के बाद कुछ पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, उसी को हम लोग अपशिष्ट जल बोलते हैं। इतना काम करने, नहाने, धुलने, खाने पीने, बर्तन धुलने, कपड़ा धुलने के पश्चात किचन से जो पानी निकलता है, उन सभी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं, अपशिष्ट जल बोलते हैं। तो ये निकलता है और उसके बाद इसका डिस्पोजल किया जाता है, इसको निपटान किया जाता है। आपने एसटीपी का नाम सुना होगा, जो शहरी क्षेत्र में रहते होंगे वो देखे होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके बाद क्या किया जाता है, पांचवा जो होता है, उसके बाद छठा जो होता है हम लोगों का प्रोसेस, वो क्या होता है, तो जो आपका छठा होता है इसके पश्चात वो होता है डिस्पोजल, डिस्पोजल, निपटान। इसको क्या बोलते हैं? निपटान। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? निपटान बोलते हैं। हालांकि इसको भी हम लोगों को पढ़ना है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। ये निपटान हम लोग कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं, किसका? अपशिष्ट जल का। कहाँ पे? एसटीपी पे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे ये चला जाता है सीवर के सहायता से, सीवरों में प्रवेश करके वहाँ तक चला जाता है, वहाँ पे इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, या और भी विधियाँ होती हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में सबसे पहले जल को हमने किसी स्रोत से प्राप्त किया, जो भूमिगत और सरफेस वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ से। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के पश्चात हमने क्या किया, ट्रीटमेंट में कई विधियाँ होती है, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। इतना करने के बाद हमने जल का भंडारण किया। पहले हमने भंडार किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद वाला प्रोसेस में हम लोग इसको वितरित करते हैं, और वितरित करने के पश्चात जब कोई यूज करता है, उपभोक्ता जब यूज करता है, तो उसके घरों से जरूर अपशिष्ट जल निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है। मैंने अभी वेस्ट वाटर को आपको बताया, और उसके बाद डिस्पोज कर दिया जाता है उस जल को। तो ये पूरा आपका फ्लो डायग्राम होता है किस चीज का, जो आपका वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, जल आपूर्ति प्रणाली, इसका। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जो जल चक्र होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जल चक्र क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। तो आइए चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि पानी क्या है, पानी कभी समाप्त होता है नहीं। पानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जो भी द्रव्य होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को। वैसे ही जल भी है, वैसे ही जल भी है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर गैस से द्रव में, ऐसे होता रहता है इसका परिवर्तन। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर गैस से, ऐसे ही परिवर्तित होता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो आइए चलते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे। जल चक्र, जल चक्र, दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है मेरा, ये
5th सेमेस्टर के जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एसएससी जेई की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीट्रिपलएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, डीडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा है, डीआरडीओ का प्रिपरेशन कर रहा है, सभी के लिए मीन्स सिविल जेई के जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा चैप्टर और पूरा ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी पीएचसी होती है, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, उसी को हम लोग वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। हम लोग कई नाम से इसको जानते हैं, पीएचसी जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होती है उसके नाम से भी इसको जानते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी नाम से जानते हैं इस सब्जेक्ट को, और नए पे अब वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं बिल्कुल सभी को एक साथ लेके चल रहा हूं। मैं प्रिपरेशन करने वालों को भी और एकेडमी में पढ़ने वालों को भी, जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही कामयाब होने वाली है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, कंपटीशन में भी मैं बात कर दे रहा हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इतना तय है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताता हूं, जल चक्र के बारे में। ये होता क्या है, हम लोग नॉर्मली एक चीज़ जानते हैं कि जो जल होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि समुद्रों से, नदियों से जल होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, वो ऊपर जाता है और पुनः क्या होता है, क्लाउड बन के, बादल बन के नीचे रेनफॉल हो जाता है, यानी कि बारिश हो जाती है। और फिर वो जो बारिश का जल होता है नदियों के माध्यम से समुद्रों में पहुंच जाता है। तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन है, एक सर्कल बना रहता है, एक सर्कुलेशन होता रहता है जल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। जल चक्र में होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं। तो आइए चलते हैं और मैं आपको ये आपका मान लीजिए क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूं, तत्पर रहता हूं। आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तो। ये मान लीजिए आपका क्या है, समुद्र है, ये क्या है, सी है, समुद्र, समुद्र, ये आपका समुद्र है। ये आपकी मान लीजिए क्या है, ये आपकी नदी है, रिवर है, नदी। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधों को मैं दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ये क्या है हमारा सन, सूर्य है। तो सूर्य का जब प्रकाश समुद्रों में और नदियों में पड़ता है तो क्या होता है, कौन सी कंडीशन आती है, हम सभी लोगों को पता है। जब सूर्य का प्रकाश इन समुद्रों में पड़ता है या इन नदियों में पड़ता है तो इसका जो जल होता है वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ये क्रिया क्या क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसको इवैपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। जब सूर्य के प्रकाश के कारण समुद्रों या नदियों से जल जो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगता है तो यह घटना क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। दूसरी चीज होती है, इसको इवैपोरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये जो पेड़ पौधे आपके होते हैं, इनसे भी कुछ जो जल होता है देखिए इधर नीचे सब ग्राउंड है, तो भूमि का जो जल होता है, इनके जो जड़ होते हैं इन पेड़ पौधों के, ये क्या करते हैं, ग्राउंड से जड़ के माध्यम से जो जल होता है इनके पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों तक पहुंचता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण इनसे भी कुछ जो जल का हिस्सा होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, आपके वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्प उत्सर्जन क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। सॉरी, ये होता है आपका क्या, वाष्प उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपियरेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपियरेशन, TRANSPIRATION।
PIRATION, ये ट्रांसपिरेशन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है, मैंने बताया कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों में अंतर होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में पानी आता है तो भाप बन के उड़ जाता है, यह घटना वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन में पानी जो है डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आता है। किस तरीके से होता है वाष्पोत्सर्जन? पहले जड़ से जो जल होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियां अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और जल से मिलके बनाती हैं। उसके पश्चात कुछ जो जल होता है वो इन पत्तियों से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये भाप बन के जैसे भी पानी ऊपर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं। हम लोग जानते हैं यहां पे क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड। ये हमारे बादल बन जाते हैं ये। और जब ये बादल बरसते हैं, जब ये बादल क्या हो जाते हैं? बरसते हैं, यानी कि वर्षण होता है। वर्षण, रेनफॉल हम लोग बोलते हैं। वर्षण, वर्षण, इसी को हम लोग रेनफॉल भी बोलते हैं, रेनफॉल भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग प्रीसिपिटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसिपिटेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। प्रीसिपिटेशन भी इसी को बोलते हैं, रेनफॉल भी बोलते हैं, प्रीसिपिटेशन भी, इसको वर्षण हिंदी में बोलते हैं। तो जब वर्षा होती है तो ये पानी कुछ इस प्रकार से बहता हुआ पुनः नदियों में प्रवेश कर जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ये जो भूमि है इसके ऊपर ही क्या हो जाता है? ढाल के साथ बहकर नदियों में प्रवेश कर जाता है। कुछ पानी इसी का जो होता है वो नीचे इसका फिल्टरन हो जाता है। कुछ जो जल होता है इसका नीचे क्या हो जाता है? फिल्टरन हो जाता है, फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। कुछ जल का क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसको हम लोग फिल्टरन बोलते हैं, जिसको निस्यंदन या फिल्टरन बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इधर दिख रहा है आपको, फिल्टरन बोलते हैं। ये फिल्ट्रेशन हो जाता है कुछ जल का। अब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, आपका भौम जल तल होता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका ये इस तरीके से ग्राउंड वाटर टेबल होता है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भौम जल तल। इसको क्या बोलते हैं? नीचे दिख रहा होगा आपको, भौम जल तल बोलते हैं, भौम जल तल। ये तो कुछ पानी क्या होता है? फिल्ट्रेशन के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? जमीन के अंदर पहुँच जाता है, यानी कि कुछ जमीन सोख लेती है पानी को और कुछ ऊपर ही क्या हो जाता है? बह जाता है। तो ये जो भूमि के ऊपर बहता है जल, इसको बोलते हैं अपवाह। इसको क्या बोलते हैं? अपवाह, अपवाह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रन ऑफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन ऑफ बोलते हैं, रन ऑफ। मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। ये इस प्रकार से। और कुछ पानी जो होता है वो इस तरीके से बहता है, कुछ एंगल पे बहता है, इस प्रकार से बहता है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं बहता है, कुछ स्लोप के साथ बहता है। तो यह जो घटना होती है इसको अंतःस्रवण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रवण बोलते हैं। ये जो इस तरीके से पानी बहता है इसको अंतःस्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःस्रवण बोलते हैं, अंतःस्रवण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परकोलेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मैंने लिख दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परकोलेशन। ये परकोलेशन होता है।
तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया हो गई एक जल चक्र की। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो समुद्र या नदियों का जल होता है उसका इवेपोरेशन होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से कुछ वायुमंडल में जो हमारा जल होता है वो पहुंच जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और यही जो जल होता है भाप के रूप में ऊपर जाता है तो बादल का रूप धारण कर लेता है, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। और जब बारिश होती है, रेनफॉल होता है या उसी को प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, वो होता है तो कुछ पानी फिल्ट्रेशन के कारण नीचे चला जाता है, भूमि के नीचे। ये भौम जल तल है। भौम जल तल क्या होता है? जहाँ तक भूमि के ऊपरी हिस्से में जल पाया जाता है उस लेवल को हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जहाँ तक हमें, जैसे हम लोग खुदाई करेंगे ज़मीन के अंदर तो जहाँ पानी प्राप्त हो जाएगा उसी लेयर को, उसी स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। भौम जल तल। आपको समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। अपवाह, जो ऊपर पानी बहता है इसको अपवाह बोलते हैं। हुआ क्या? सूर्य के प्रकाश के कारण भाप बन के ऊपर गया, बादल बना और फिर बारिश हुई। बारिश होने के पश्चात क्या होता है? अपवाह जल के रूप में नदी में मिलता है, नदी से जाके समुद्र में मिल जाता है और कुछ पानी नीचे नीचे ही भौम जल तल में जाके प्रवेश कर जाता है। यानी कि ये सर्कुलेशन बराबर चलती रहती है। और यही घटना क्या कहलाती है? जल चक्र, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहलाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है और यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसमें जो कुछ टर्म्स हैं मैं इनको आपके बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे अपवाह है, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। वाष्पोत्सर्जन मैंने बता दिया, वाष्पीकरण मैंने आपको बता दिया, अंतःस्रवण इसको भी मैंने आपको बता दिया। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी जो रनाफ है इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो रनाफ मैं आपको बता देता हूँ। आइए चलते हैं, इसी में हम लोग क्या पढ़ना है? रनाफ। तो मैं इसको बता देता हूँ। रनाफ, इसको बोलते हैं अपवाह, अपवाह या अपवाह जल भी बोलते हैं। अपवाह या अपवाह जल भी बोलते हैं। ये क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। बारिश के पश्चात, वर्षा के पश्चात भूमि पर जब जल क्या होता है? प्रवाहित होने लगता है और नदियों में जाके मिल जाता है और फिर समुद्रों में प्रवेश कर जाता है तो उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह जल बोलते हैं। जो जल बारिश के पश्चात, वर्षा के पश्चात जो जल क्या हो जाता है? नदियों के माध्यम से समुद्रों तक पहुंच जाता है। नदियों के माध्यम से कहाँ तक पहुंच जाता है? समुद्रों तक पहुंच जाता है। इसी जल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह जल बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? धाराओं के रूप में बहता है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? धाराओं के रूप में बहता है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बारिश हुई है, जैसे सपोज कीजिए क्या हुई है? बारिश हुई है। ये कोई एरिया है, इसमें क्या हुई है? बारिश हुई है मान लीजिए। तो बारिश का पानी होता क्या है? कुछ इस तरीके से बहता है, इस तरीके से कुछ धारा बना के पानी चलता है, कुछ इस तरीके से धारा बना के पानी चलता है। हर क्षेत्र का पानी क्या होता है? धारा बना के इस प्रकार से चलता है ये, और फिर इस तरीके से जाके ये क्या हो जाता है? एक बड़े धारा का रूप, स्ट्रीम का रूप धारण कर लेता है। ये एक चीज़ आप देखे होंगे, जो जल होता है ना, जब बारिश होती है तो ये एरिया से कहीं एक स्थान पर जगह बना के और वहीं से क्या होने लगता है? बरसने लगता है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जो गांव के रहने वाले होंगे, जो शहर के रहने वाले होंगे वो लोग भी देखे होंगे कि कंडीशन क्या होती है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब बारिश होती है तो पानी एक जगह से बहने लगता है, एक जगह से धारा के रूप में, स्ट्रीम के रूप में बहने लगता है ना, और फिर जाके वहीं क्या हो जाता है? नदियों में, नालों में प्रवेश कर जाता है। तो उसे ही अपवाह जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह जल। अब दूसरी चीज इसमें एक आती है अपवाह क्षेत्र। दूसरी चीज इसमें आती है क्या? एक आती है अपवाह क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एक आता है आपका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया
ये क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र। देखिए मैं आपको दिखाया हूँ, ये यहाँ पे क्या हुई है, वर्षा हुई है, तो वर्षा का जल एक बराबर हर जगह से नहीं जा रहा है। इधर वाला जल जो है इसमें पहुँच गया है, इधर वाला जल और इधर वाला जल यहाँ पे पहुँच गया और एक धारा के रूप में यहाँ से प्रवेश किया इसमें। फिर इधर वाला पूरा जल, इधर वाला पूरा जल इसमें प्रवेश किया और यहाँ से एक धारा के रूप में बहने लगी, इस तरीके से धारा बही। फिर इस साइड का पूरा जो जल है यहाँ पे आया और यहाँ से एक धारा हमको क्या हो गई, बहने लगी। तो इस प्रकार से ये जो धारा बनती है ना, जितने एरिए में भूमि का वह भाग, भूमि के इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एरिया को, इसी क्षेत्रफल को अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। यही क्षेत्र जहां से जल एक धारा के रूप में बहना प्रारंभ कर देता है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। आपको अपनी भाषा में समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि भूमि का वह भाग जिस पे वर्षा के पश्चात जल एक धारा के रूप में बहना प्रारंभ कर देता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। अपवाह क्षेत्र आपको समझ में आया होगा कि अपवाह क्षेत्र होता क्या है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, 25 से 55% जो वर्षा का जल होता है वो अपवाह जल के रूप में आपको प्राप्त होता है। कितना, 25 से लगभग 55% जो जल होता है वर्षा का जल, कौन सा, वर्षा जल, वर्षा जल, ये किस रूप में प्राप्त होता है हमें, ये अपवाह जल के रूप में, रन ऑफ के रूप में, यानी कि ऊपर बहता है, भूमि तल के ऊपर बहता है। कितना प्रतिशत, 25 से 55% जो जल होता है वो भूमि तल के ऊपर बहता है। तो ये आपको नोट करना होगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जो अपवाह जल की मात्रा होती है वो अपवाह जल की जो मात्रा होती है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अपवाह जल की मात्रा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो लंबी होंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एक चैप्टर मैं खत्म करूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए एक वीडियो में एक चैप्टर को क्लियर करना। तो जो इसमें अगला चीज होगा वो अभी हम लोगों का किस में चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ही चल रहा है। किस में चल रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ही ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें अपवाह जल की मात्रा हम लोग पढ़ेंगे। अपवाह जल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ। देखिए किस चीज पे निर्भर करेगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो अपवाह जल होता है उसकी मात्रा किन चीजों पे निर्भर करती है मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज होती है इसमें वर्षा की तीव्रता, जिस पे निर्भर करता है। किस चीज की, वर्षा की तीव्रता। तीव्रता इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। वर्षा की तीव्रता पर निर्भर करता है क्या, अपवाह जल की मात्रा। भाई वर्षा जितनी अधिक होगी अपवाह जल हमें उतना अधिक मिलेगा। वर्षा जितनी अधिक होगी अपवाह जल उतना अधिक मिलेगा। जितनी अधिक होगी या जितनी तेजी से होगी, है ना, जितनी तीव्र गति से। आप लोग देखे होंगे धीमी धीमी बारिश होती है तो जल क्या हो जाता है, ग्राउंड के नीचे चला जाता है। लेकिन वहीं तेज बारिश हो तो वो क्या होता है, जमीन के ऊपर बहने लगता है। और जो जमीन के ऊपर बहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह जल बोलते हैं। तो अपवाह जल की मात्रा किस पे निर्भर करती है, वर्षा की तीव्रता से, कि वर्षा कितनी तेजी से हो रही है। तो जितनी तेजी से वर्षा होगी उतना ज्यादा हमें अपवाह जल प्राप्त होगा। दूसरी चीज अपवाह क्षेत्र के आकार और आकृति। दूसरी चीज क्या होती है, अपवाह क्षेत्र का आकार और आकृति, इस पे भी निर्भर करता है। अपवाह क्षेत्र का आकार और आकृति, इस पे भी निर्भर करता है अपवाह की मात्रा। जो अपवाह जल होता है उसकी मात्रा इस पे भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए अपवाह जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है तो उसमें बह के जल कम जाएगा बाहर, तो अपवाह जो जल होगा वो हमें कम प्राप्त होगा। लेकिन अगर प्लेन एरिया है तो उस पे से आसानी से जो पूरा वर्षा का जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो
आकार और आकृति कैसी है इस पे भी निर्भर करता है। तीसरी चीज होती है अपवाह क्षेत्र की ढाल, जिस पे ये निर्भर करता है। अपवाह क्षेत्र की ढाल पे भी यह निर्भर करता है। अपवाह क्षेत्र की ढाल, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बस सुन लेंगे, मेरी गारंटी है आप लिख के चले आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस। मेरी पूरी वीडियोस जो होंगी इस सब्जेक्ट की देख लेंगे, सुन लेंगे, पूरा आप लिख के चले आएंगे। अपवाह क्षेत्र की जो ढाल होती है ना, स्लोप भाई अभी मैंने आपको दिखाया था। मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई स्लोप है तो इस पे जो बारिश होगी, मान लीजिए ये बारिश हो रही है, ये बारिश आपकी हो रही है, तो ये तेजी से बहेगा कि इस तरीके की कोई स्लोप है और इस पे बारिश हो रही है तो ये तेजी से बहेगा। यानी कि स्लोप जितना अधिक रहेगा उतनी ही क्या होगी, हमें रनाफ प्राप्त होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ढाल कितना है। ढाल अधिक रहेगा, जो अपवाह जल है उसकी मात्रा हमें अधिक प्राप्त होगी। ढाल कम रहेगा, कम हमें अपवाह जल प्राप्त होगा। तो इस पे भी ये निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है मृदा की सांद्रता, जो पोरोसिटी होती है। मृदा की सांद्रता मीन्स मृदा में छोटे जो छिद्र होते हैं उन पे भी निर्भर करता है। जो आपकी भूमि होती है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस पे भी ये निर्भर करता है। मृदा की सांद्रता, पोरोसिटी इसको बोलते हैं, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल जो लोग पढ़ रहे होंगे उसमें जानते होंगे, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको सॉइल भी पढ़ाने वाला हूं। और अगर मेरे वीडियो को कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा हो तो मैं उनको सीटी भी पढ़ाऊंगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, और उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो मैं उसको ड्राइंग भी पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर की, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी उसको पढ़ाऊंगा। साथ में मैथ्स और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाने वाला हूं। जो फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो जो सिविल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, और पूरे फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए सब्जेक्ट्स होंगे मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। और पूरी ड्राइंग जो फिफ्थ सेमेस्टर मतलब जितनी ड्राइंग है हर सेमेस्टर में सिविल की, वो पूरी ड्राइंग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन पूरी ड्राइंग्स को देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगी। पूरी ड्राइंग के वीडियोस पड़े हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पड़े हैं। तो अगर जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको पूरी ड्राइंग की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं। जो पोरोसिटी होती है, जो छिद्र होते हैं, मान लीजिए जो जिस भूमि पे बारिश हो रही है वहाँ पे ज़्यादा छिद्र हैं या ज़्यादा रंध्र हैं, रंध्र कण, जो रंध्रता होती है, छिद्र होते हैं, वो ज़्यादा होंगे, तो जो पानी बारिश का आएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा और कम बहेगा। तो जब कम बह के निकलेगा तो अपवाह जल की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो सांद्रता पे भी निर्भर करता है। अगर रंध्र कम होंगे, जो भूमि है उस पर रंध्र कम होंगे तो ज़्यादा पानी हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बह जाएगा पानी। लेकिन अगर रंध्र ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो बारिश का पानी होगा वहीं पर सोख लेगा और हमें कम प्राप्त होगा पानी। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है तापक्रम, जो क्षेत्र है उसका तापक्रम, टेम्परेचर, ताप, इस पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, नॉर्मली आप समझिए कोई भूमि है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है या बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अचानक से बारिश होने लगे, तो जो बारिश होगा पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सोख लेगा, है ना। जो भूमि है वो क्या कर लेगी, सोख लेगी बारिश की मात्रा को। और अगर टेम्परेचर कम रहेगा और बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, पानी जल्दी से बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद लास्ट है आपका क्षेत्र में जो बहने वाली हवाएं हैं उन पे भी डिपेंड करता है। क्षेत्र में जो बहने वाली हवाएं हैं उन पे भी अपवाह की मात्रा निर्भर करता है। हवा भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इस चीज़ को, और ये इस प्रकार से इसको हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कुछ जो अपवाह जल की मात्रा है उसको ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। अपवाह जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होते हैं मैं उनको आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सूत्र, अपवाह जल की मात्रा ज्ञात करने के सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला फॉर
द क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ की मात्रा ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक रेशनल फार्मूला होता है और एक इंपीरिकल फार्मूला होता है। दो फार्मूले होते हैं, एक होता है, फार्मूले की बात करेंगे तो एक होता है रेशनल फार्मूला, रेशनल फार्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं युक्ति संगत सूत्र, युक्ति संगत सूत्र बोलते हैं। और दूसरा होता है इंपीरिकल फार्मूला। दूसरा क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। इसको हिंदी में भी, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अनुभाविक सूत्र, अनुभाविक सूत्र। ये दो प्रकार के होते हैं जो हमारे मात्रा ज्ञात करने के लिए अपवाह जल की होते हैं सूत्र। तो इंपीरिकल फार्मूला जो होता है इसमें ये फार्मूला कहता है कि Q इक्वल टू होता है, जो आपका फार्मूला वो होता है AIR अपान 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग युक्ति संगत जो फार्मूला होता है, रेशनल फार्मूला, इसके अनुसार Q इक्वल टू, Q क्या है? डिस्चार्ज है, जो अपवाह जल है उसकी मात्रा है। Q क्या है? अपवाह जल की मात्रा है। ये फार्मूला कहता है। मैं इसको डिटेल में आपको उसमें दिया रहेगा, जो आपका नोट्स रहेगा उसमें। मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। जो नोट्स है उसका भी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लास्ट में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो आइए चलते हैं, मैं इसमें बताता हूं। जहां ये Q क्या है, जहां Q क्या है? अपवाह जल का निस्तरण है। क्या है? अपवाह जल का निस्सरण, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ। ये क्या है? ए क्या है? ए से एरिया होता है। ए से क्या होता है? एरिया। और अभी मैंने आपको किस एरिया के बारे में पढ़ाया है? कैचमेंट एरिया के बारे में। अभी मैंने आपको किस एरिया के बारे में पढ़ाया है? कैचमेंट एरिया के बारे में। तो ये क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र होता है। उसके बाद तीसरा क्या है? ये R इक्वल टू क्या होता है? रन ऑफ फैक्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ फैक्टर। इसको बोलते हैं अपवाह गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाह गुणांक बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा, अपवाह गुणांक बोलते हैं। ये फार्मूला आता है जिसमें इन तीनों चीज़ों को मैंने बता दिया है। रन ऑफ फैक्टर का मान मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वो क्या क्या होता है, किस तरीके के क्षेत्र के लिए रन ऑफ फैक्टर का मान कितना होता है। ये हो गया आपका रेशनल फार्मूला, जो आपका खत्म हो गया। दूसरा होता है इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। ये अब दूसरा होता है आपका कौन सा? इंपीरिकल फार्मूला। इसमें कई फार्मूले होते हैं। ये जो आपका दूसरा होता है इंपीरिकल फार्मूला, इसमें कई फार्मूले होते हैं। इसमें जो पहला होता है आपका वो होता है, इसमें जो पहला फार्मूला होता है वो रियू का फार्मूला होता है, रियू का सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? रियू का सूत्र, रीवेज फार्मूला हम लोग बोलते हैं, रीवेज फार्मूला। इसको हिंदी में बोलते हैं रियू का सूत्र। क्या बोलते हैं? रियू का सूत्र। ये रियू के सूत्र के अनुसार क्या होता है? फार्मूला होता है Q इक्वल टू CM⁴ C और M का पावर 2/3 होता है रियू के फार्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे Q क्या है? तो Q ठीक उसी प्रकार से, Q आपका क्या है? रन ऑफ वाटर जो है उसकी मात्रा है, वेयर Q इक्वल टू रन ऑफ वाटर या रन ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है, रन ऑफ डिस्चार्ज होता है। C क्या होता है? तो C आपका होता है यहाँ पर रन ऑफ फैक्टर। C क्या होता है? रन ऑफ
फैक्टर। जो अभी मैंने पिछले वाले फार्मूले में बताया था कि जो R होता है वो रन ऑफ फैक्टर होता है, वैसे ही यहाँ पे ये क्या होता है, अपवाह गुणांक। C क्या होता है, अपवाह गुणांक होता है, अपवाह गुणांक होता है आपका। और ये आपका M क्या होता है, तो M होता है आपका कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। इसके लिए भी अपवाह गुणांक का मान, इस फार्मूले के लिए अपवाह गुणांक का मान अलग अलग होता है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका रिव का फार्मूला हो गया। रिव के फार्मूले के अनुसार Q = CM⁻²/3 होता है, जहां सबको मैंने लिख दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पहला हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब दूसरा क्या होता है, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। 4 एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं, जिसमें से पहला ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, तो दूसरा होता है जो अनुभाविक सूत्र होता है वो डिकेन्स फार्मूला होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा डिकेन्स फार्मूला होता है। सॉरी, मैं इसको लिख देता हूं। डिकेन्स फार्मूला, इसको हिंदी में भी डीकेन का सूत्र ही बोलते हैं। डीकेन का सूत्र, इसके अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार होता है, ये फार्मूला होता है Q = CM⁻3/4। ये आपका डीकेन फार्मूला आता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले में बताया था Q क्या होता है, तो Q आपका डिस्चार्ज होता है, C क्या होता है, रन ऑफ फैक्टर होता है, M क्या होता है, M आपका कैचमेंट एरिया होता है। इसमें भी सेम होता है, लेकिन जो डीकेन फार्मूला होता है इसके लिए जो रन ऑफ फैक्टर C है इसका मान अलग होता है। डीकेन फार्मूले के लिए जो C की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। तीसरा आपका जो होता है वो होता है इंग्लिश फार्मूला। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका इंग्लिश फार्मूला होता है, इंपिरिकल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा इंग्लिश फार्मूला। देखिए इंग्लिश में INGLISH है, तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने गलत लिखा है, नहीं, ये किसी का नाम है तो इसलिए आई से लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, इंग्लिश फार्मूला ही होता है। इसको इंग्लिश सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश सूत्र होता है, इंग्लिश सूत्र। और इसके अनुसार जो फार्मूले होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। इसके अनुसार एक, जब कैचमेंट एरिया 1000 से कम होगी उसके लिए कुछ अलग फार्मूला होता है, और जब कैचमेंट एरिया 1000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगी उसके लिए फार्मूला अलग होता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें पहली चीज़ होती है, पहला होता है जब अपवाह क्षेत्र, जब कैचमेंट एरिया 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक हो, इतना तक हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है मैं उसको आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Q = 124/m - 2.62, और ये होता है ब्रैकेट में m - 2.59। ये आपका फार्मूला होता है। m क्या होता है यहाँ पे, m आपका वहीं उसी प्रकार से आपका क्या हो जाता है जो कैचमेंट एरिया है। m क्या है यहाँ पे, कैचमेंट एरिया है। q क्या है, डिस्चार्ज है या रन ऑफ हम बोल सकते हैं। ये किसके लिए होता है, जब 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक होता है तब होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी, जब ये अधिक होता है 1000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, से अधिक होता है, तब ये फार्मूला क्या हो जाता है, तब ये फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। तब ये हो जाता है Q = 124m/m - 10.40, ये हो जाता है आपका। और ये रूट में रहता है, ये किस चीज़ में रहता है, रूट में रहता है। ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब 1000 स्क्वायर मीटर से
कम और 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक रहे तो ये दोनों फार्मूले होते हैं किसके लिए, इंग्लिश फार्मूले के लिए। और किस चीज़ को निकालने के लिए, अपवाह जल की मात्रा निकालने के लिए ये फार्मूले होते हैं। और उसके बाद जो आपका लास्ट होता है, मैं उसको आपको बता दूं, जो इसमें आपका लास्ट होता है वो नवाब जंग बहादुर सूत्र होता है। एक नवाब जंग बहादुर थे, उन्होंने भी इंपेरिकल फार्मूला दिया था, मैंने 4 के बारे में बताया था। तीसरा आपका इंग्लिश फार्मूला था और चौथा नवाब जंग बहादुर फार्मूला है। चौथा क्या है, नवाब जंग बहादुर सूत्र। नवाब जंग बहादुर फार्मूला, इसके अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार जो डिस्चार्ज होता है Q इक्वल टू आपका होता है Cm और इसका पावर होता है Cm टू दी पावर 0.99 माइनस 0.07 और ये होता है log m, सॉरी मैं यहाँ अच्छे से इसको लिख देता हूँ, log m। ये आपका फार्मूला होता है। C आप जानते हैं क्या होता है, Q आप जानते हैं डिस्चार्ज होता है, C क्या होता है ये भी आप जानते हैं। C क्या है, C आपका रन ऑफ फैक्टर है, M क्या है, कैचमेंट एरिया है, और यहाँ भी लाग में जो M है ये भी आपका कैचमेंट एरिया ही होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा खत्म हुआ। और एक चीज़ और, आपको जल स्रोत बच जाएगी। तो जल स्रोत के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो जल स्रोत के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट डे वो वीडियो आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, जितने भी वीडियो हैं सभी को देखिएगा, और आपको और अन्य कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कंप्लीट आपको ये सब्जेक्ट देने वाला हूं, क्योंकि मैं पूरा नोट्स भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी, अच्छे से समझाऊंगा भी। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो एक बार और बता दूं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।